हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। इसके कुछ टॉपिक हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, जो आप चैनल पर ही देख सकते हैं। आज का टॉपिक है विकास एवं वृद्धि। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा। विकास किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता, आदत या आकृति का जन्म जो उसमें पहले मौजूद नहीं थी, विकास कहलाएगी। किसी भी व्यक्ति में कोई नई आदत या क्षमता जब विकसित होती है जो पहले मौजूद नहीं थी, उसी को विकास कहते हैं। प्रमुख बिंदु। विकास की अवस्थाएं गर्भावस्था से, जबकि शैक्षिक विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था से गिनी जाती हैं। विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, जबकि शैक्षिक विकास शैशवावस्था से गिनी जाती है या शैशवावस्था से शुरू होता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक आदि विकास के क्षेत्र हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास होता है, यही इसके विकास के क्षेत्र हैं। विकासात्मक कार्य की अवधारणा रॉबर्ट हैविंगहोस्ट ने दी है। विकास का अधिगम का सिद्धांत रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है। ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। परिभाषाएं हालांकि सीटेट में ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे, 1-2 नंबर से आ सकती हैं। ये टेट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। स्किनर ने कहा है विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने कहा है बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। मुनरो ने कहा है विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला का नाम है। हॉलॉक विकास एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताएं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। गैसल विकास एक अवधारणा से बढ़कर है, जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन एवं शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक इन रूपों में मापन भी हो सकता है। आइए पहले वृद्धि एवं विकास के बारे में जानेंगे, फिर उसके अंतर जानेंगे। वृद्धि तथा विकास ये दोनों शब्द आगे बढ़ने की ओर इंगित करते हैं, इसीलिए अक्सर दोनों शब्दों को एक दूसरे के समानार्थक अर्थ रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। परंतु इन दोनों शब्दों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ मौलिक अंतर हैं। वृद्धि तथा विकास सतत प्रवाहित होने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती हैं। अब इनमें अंतर जानेंगे। वृद्धि कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, जबकि विकास आजीवन चलता रहता है। वृद्धि मूर्त होती है, मतलब वृद्धि दिखाई पड़ती है। विकास अमूर्त होता है, मतलब विकास को देखा नहीं जा सकता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही होता है। वृद्धि का मापन संभव है, क्योंकि ये शारीरिक भी होती है, और विकास का मापन संभव नहीं है या पूरी तरह मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है, विकास अत्यंत व्यापक और बहुआयामी होता है। अभी आपने विकास के क्षेत्र पढ़े हैं, सामाजिक, संवेगात्मक, बहुत सारे, और वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, विकास की दिशा निश्चित होती है। नोट: मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को एक कोशिकीय वृद्धि माना है। वृद्धि एवं विकास वास्तव में एक दूसरे पर निर्भर हैं, इन्हें पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। अब विकास के सिद्धांत जानेंगे। निरंतरता का सिद्धांत। विकास अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन चलता रहता है। विकास मृत्यु पर्यंत चलता है, जन्म से। असमान गति का सिद्धांत। असमान सिर्फ शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का 90% विकसित हो जाना इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। असमान है क्योंकि ये नहीं है कि एक समान ही होगा विकास। कब शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास ज़्यादा हो जाता है और बाल्यावस्था में कम होता है, ऐसे ही ये असमान गति का है। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। विकास की दर दुनिया में किसी भी 2 बच्चों में एक जैसी नहीं होती है। कोई किसी में कम विकास होता है, किसी में ज़्यादा होता है, मतलब एक बराबर नहीं हो सकता है। किसी में संवेगात्मक क्षेत्र में ज़्यादा हो जाता है, किसी में सामाजिक ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए
सरल से जटिल का सिद्धांत। विकास की शुरुआती आकृति सरल तथा बाद की आकृति जटिल होती है। अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास के किसी भी एक पक्ष पर पड़ने वाले सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का असर सभी पक्षों पर दिखेगा, क्योंकि सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण, कुपोषण से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास प्रभावित होते हैं। अगर किसी बच्चे में कुपोषण हो जाता है तो उसका शारीरिक विकास तो प्रभावित ही होगा, साथ में मानसिक और संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा। आइए विकास की दिशा का सिद्धांत जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कप्पुस्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया है कि विकास निम्न क्रम से होता है। विकास का क्रम, ये सीटेट में जरूर पूछा जाता है। मस्तकाधोमुखी और समीपता का क्रम, सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो-डिस्टल। मस्तकाधोमुखी विकास, विकास लंबवत रूप में सिर से पैर की ओर होता है। बालक पहले सिर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है, तत्पश्चात टांगों पर नियंत्रण करना सीखता है। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो पहले अपने सिर को हिलाता है और फिर हाथों को, फिर पैरों को। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं का विकास क्रम यही रहता है। समीप्यता विकास क्रम, विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ की उंगलियों का, तत्पश्चात संयुक्त विकास होता है। पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। इसका ये उदाहरण है, चित्र भी बना हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट के लिए। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नवत हैं, जैसे वंशानुक्रम और वातावरण। ये दोनों तो मुख्य कारक हैं। पौष्टिक भोजन, निद्रा व विश्राम, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, विद्यालय, लैंगिक विभिन्नता, ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। थैंक यू।